Hey there everyone, today we are going to start with a new chapter that is members and shareholder. This chapter is very important for your examination but super easy. यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है जो आपको ताउम्र भर आपको याद रखना है, तो यहाँ आपको फोकस करके इस चैप्टर को देखना है। अगर आप फोकस 1 मिनट के लिए भी हटा दोगे ना तो चैप्टर आपसे मिस हो जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। आज हम लोग देखने वाले मेंबर्स एंड शेयर होल्डर। तो इसमें तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मेंबर्स एंड शेयर होल्डर क्या अलग है। अगर अब आप मुझसे पूछो कि सर क्या मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स अलग है, तो मैं तुमको बोलूँगा कि हर मेंबर जो है एक शेयर होल्डर ज़रूर है, लेकिन हर शेयर होल्डर एक मेंबर नहीं होता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एवरी मेंबर इज अ शेयर होल्डर but every shareholder is not a member। आप पूछोगे सर क्यों? क्योंकि मेंबर वही होता है जिसका नाम मेंबर के रजिस्टर में लिखा होता है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, इसमें लिखा होता है जिनका नाम A, B, C रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा होता है, वही होता है, बताओ क्या, मेंबर। तो आप मुझको पूछोगे सर एक बात बताओ, अगर मैं शेयर होल्डर हूं तो मेरा नाम मेंबर्स के रजिस्टर में क्यों लिखा नहीं होगा? इसके बहुत सारे रीजंस है, 2-3-4 रीजंस हो सकते हैं। एक पॉपुलर रीजन ये है, अगर लो आपने शेयर्स खरीदा, ठीक है, कहीं से आपने शेयर खरीदा या तो शेयर ट्रांसफर हो गया आपके पास। इस चैप्टर में हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग शेयर्स ले कैसे सकते हैं, शेयर्स किसी दूसरे इंसान से कैसे ले सकते हैं, या फिर हम लोग शेयर्स परचेज कर सकते हैं, और कौन से अदर वे से जैसे हम लोग शेयर होल्डर बन पाए। ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ ऐसा होता है कि शेयर होल्डर जो है वो आप तो बन जाओगे, आप शेयर्स कहीं से खरीद लोगे या फिर किसी भी मेंबर से ट्रांसफ़र करके तुम अपने नाम पे ले लोगे। अगर लो तुम्हारे पिताजी का था, तुमने ट्रांसफ़र करके अपने नाम पे ले लिया है, तो ये सब तो तुम कर लोगे। ठीक है, तो इसके इस ड्यूरेशन के टाइम पे ना थोड़ा एक टाइम प्रोसेस होता है जहाँ पे रजिस्टर पे तुम्हारा नाम लिखेगा, मतलब लिखना जो है वो होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है। तो आज पकड़ लो तुमने ट्रांसफ़र कर लिया या फिर ट्रांसमिशन हो गया, लेकिन अभी तक तुम्हारा नाम, तुम शेयर होल्डर बन चुके हो लेकिन तुम्हारा नाम मेंबर्स की लिस्ट में नहीं है। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ऐसा हो सकता है कि पकड़ लो तुमने शेयर होल्डिंग कर रखा है। अब शेयर होल्डर्स को तुमको पता है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल करके पैसा जो है मांगा जाता है, तो वहाँ पे कॉल हुआ बहुत बार, लेकिन तुम कॉल मनी पेमेंट नहीं किए, तो क्या कर देंगे वो लोग, तुम्हारा शेयर फॉरफीचर कर देंगे और मेंबर्स के रजिस्टर से तुम्हारा नाम हटा देंगे। तो तब जाके तुम्हारे मेंबर्स के रजिस्टर से भी नाम भी हट जाता है, तुम्हारा शेयर फॉरफीचर भी हो जाता है, तुम शेयर होल्डर बनते हो नहीं हो। और एक नॉर्मल जो रीज़न ये होता है कि शेयर होल्डर तो तुम शेयर जैसे खरीदते हो बन जाते हो, लेकिन जब तक कि ना कंपनी के रजिस्टर में तुम्हारा नाम लिखे तब तक तुम शेयर होल्डर नहीं बन पाते। ठीक, अब ये जो नाम लिखना के प्रोसीजर होता है, इसमें प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है। तो उस ड्यूरेशन के टाइम पे पकड़ लो तुमने आज खरीद लिया, पकड़ लो परसों तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो तुम कल जो है, कल या फिर आज शेयर होल्डर जरूर हो लेकिन मेंबर नहीं हो उस कंपनी के। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं है। तो कोई भी बंदा, मतलब कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा फिरा के कहीं से भी पूछ ले और बोल दे कि बताओ ये बंदा जो है मेंबर्स है कि मेंबर के है कि नहीं, तो तुमको वेरीफाई करना होगा क्या उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा है कि नहीं। अगर लिखा है तो वो मेंबर, बिंदास मेंबर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक, तो ये डिफरेंस रहता है तुम्हारा मेंबर्स एंड शेयर होल्डर का। बोलने में जब भी हम लोग बोलते हैं कि एवरी शेयर होल्डर्स आर डेफिनेटली मेंबर, एवरी मेंबर्स आर डेफिनेटली शेयर होल्डर, ऐसे बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली यहाँ पे बहुत हल्का सा एक लाइन है जहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर शेयर होल्डर जो है वो मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभार उनका नाम एज अ शेयर होल्डर लिखा है लेकिन मेंबर के रजिस्टर में उनका नाम लिस्टेड नहीं है अभी तक। ठीक है, इसके दौरान इस टाइम पे क्या हो जाता है बताओ, तुम मेंबर जरूर रहते हो लेकिन शेयर होल्डर नहीं बनते हो। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट देखने वाले हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट जो मैं आपको करवाऊंगा वो है ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि मेंबर कौन है, सिंपल चीज, हु आर मेंबर्स पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? मेंबर वो है जिन्होंने एमओए सब्सक्राइब कर रखा है। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है।
अग्रीमेंट कर रखा है राइटिंग में कि हाँ मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, या तो वो बेनिफिशियल ओनर है। अब तुम सोचोगे सर कंपनीज एक्ट में सिर्फ यही 3 डेफिनेशन दिया गया है कि कैसे शेयर होल्डर बने? आंसर है नहीं। शेयर होल्डर बनने के काफ़ी तरीके हैं, ये एक उनमें से कुछ है। या तो तुमने मेमोरेंडम, मैं फिर से बता रहा हूँ, शेयर होल्डर बनने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा। इनमें से कुछ तरीका ये है कि तुम शेयर होल्डर ऐसे बन चुके हो बाई सब्सक्राइबिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कब सब्सक्राइब किया जाता है? जब नया नया कंपनी बनता है, तब तो वहाँ पे कुछ ही चंद 5-6 जन 7 जन मिलके कंपनी बनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं? सब्सक्राइब करते हैं मेमोरेंडम को, वही बनते हैं शेयर होल्डर, पहले शेयर होल्डर्स। समझ में आ रहा है? तो वाया सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तुम एज ए शेयर होल्डर बने। दूसरा है एग्रीमेंट इन राइटिंग। जो कोई भी अग्रीमेंट कर दे कंपनी के साथ, मैं तुम्हारा शेयर होल्डर बनना चाहता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा मेंबर बनना चाहता हूँ। एनी पर्सन हु अग्रीज इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर एंड हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो सिर्फ अग्री करना काफ़ी नहीं होता कि हाँ मैं एग्री करता हूँ कि मैं मेंबर बनूंगा तुम्हारे कंपनी का, वो काफ़ी नहीं होता। तुम्हारा नाम एंटर होना चाहिए रजिस्टर ऑफ मेंबर, जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको बताया था। एग्री तो बहुत लोग हो जाएंगे, लेकिन जब तक तुम्हारा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूडेड नहीं है तो तुम मेंबर नहीं बन सकते। ठीक, अब देखो, फिर है बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर सेक्शन 89, सेक्शन 90, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर दोनों मैं करवाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर होता क्या मैं तुमको बताता हूँ। इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट एंड रील भी बना रखा है, यूट्यूब के ऊपर बना रखा है, सेक्शन 89, एंड तुमको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट करना, तुमको और ईजी क्लियरिटी में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी मैं समझा दूंगा, ये सेक्शन वैसे आने वाला है आगे जाके। 89 क्या कहता है? 89 कहता है 89 कहता है कि जो भी कंपनी का मेंबर है, बेनिफिशियल ओनर है, वो कंपनी को बताओ, वो कंपनी को तुम बताओ। कैसे बताओगे? फाइल जो है, फॉर्म जो है वो फाइल करके बताओ। अब तुम बताओगे सर ये मेंबर एंड बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, कोई भी इंसान जो पकड़ लो वो 70 ईयर्स के एज में जा चुका है। एक एग्जाम्पल है, काफ़ी एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं तुमको समझाऊंगा। वो 70 ईयर्स ओल्ड होने वाला है। अब उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि यार मेंबर कंपनी में क्या डिसीजन लिया जा रहा है, कौन सा मीटिंग में किसको बुला रहे हैं, ठीक है, उनको बुला रहा है कि नहीं, वो इन सब झमेले में पड़ना नहीं चाहता। वो क्या करेगा? इस एक बंदे को अपॉइंट करेगा, वो बंदा जो अपॉइंट करेगा, ठीक है, ये बन जाएगा मेंबर, और ये जो 70 ईयर्स का जो डायनेमिक इंसान है, ये बन जाएगा बेनिफिशियल ओनर। तो बात ऐसा है कि मेंबर के लिस्ट में, रजिस्टर ऑफ मेंबर के लिस्ट में नाम इसका लिखा होगा, और इसके जो शेयर्स है, ये जो 70 ईयर ओल्ड का जो शेयर्स है, जितने भी शेयर्स है, इस शेयर का जितना भी बेनिफिट है ये बेनिफिशियल ओनर उठाएगा। लेकिन इसका जो जितने भी काम है, जैसे मीटिंग अटेंड करना, ठीक है, वोटिंग वगैरह, ये सब जो है ना यही जाके करेगा, ठीक है, बेनिफिशियल ओनर नहीं करने वाला। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए क्यों किया जाता है क्योंकि ये 70 ईयर्स हो चुका है, अब उसको झमेला नहीं चाहिए, उसको पूरा क्लीन चाहिए। वो बेनिफिशियल ओनर बन के बैठेगा। मतलब कंपनी कोई भी डिविडेंड अगर दे, बोनस अगर दे, सब जाएगा किसके अकाउंट में? बेनिफिशियल ओनर के पास जाएगा, ठीक है। और ये जो बंदा बैठा है ये मेंबर बन के बैठेगा, मतलब कंपनी के रजिस्टर पे इसका नाम लिखा होगा, ठीक है, एज अ मेंबर कोई और, बेनिफिशियल ओनर कोई और। क्या ये समझ में आ रहा है? लाभ कोई और उठाएगा। क्या सर ये लीगल है? ये लीगल है अंडर सेक्शन 89। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब बेनिफिशियल ओनर के रजिस्टर में भी बेनिफिशियल ओनर का एक रजिस्टर होगा जहां पे लिखा होगा कि ये बंदा जो है इस बंदे का बेनिफिशियल ओनर है, ठीक है। और ये बंदा जो है ये मेंबर बन के बैठा है कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में, इसका नाम है। लेकिन एक्चुअल बेनिफिशियरी ये नहीं है। एक्चुअल बेनिफिशियरी है ये 70 ईयर्स का बुढ़ा, ठीक है। इसका नाम सिर्फ लिखा है वहां पे। क्यों? क्योंकि ये काम करेगा। अच्छा, इसको क्या मिलेगा? इस मेंबर को क्या मिलेगा? बुढ़ा, ये जो बुढ़ा है ना, इसको पैसा देगा, मंथली रेम्यूनरेशन देगा। बोलेगा कि मैं तेरे को 60,000 रुपये दूंगा एवरी मंथ, मैं तेरे को 20,000 रुपये, 30,000 रुपये दूंगा एवरी मंथ, तू एज अ बेनिफिशियल ओनर बन के, सॉरी, तू एज ए मेंबर बन के बैठ और मैं बनूंगा बेनिफिशियल ओनर। क्या है समझ में आ रहा है? अब तुमको और एक चीज समझाता हूँ। जैसे अब समझो ये चीज कि ये जो 70 ईयर्स का बुढ़ा है ये बन चुका है बेनिफिशियल ओनर, और दूसरा जो बंदा है ये बन चुका है मेंबर। मेंबर इसलिए बन चुका है क्योंकि कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में इसका नाम लिखा है, इसका नाम लिखा है, ठीक है, इसका नाम लिखा है। अंडरस्टूड?
अब बोलने में ये है मेंबर और ये है बेनिफिशियल ओनर, इसका भी नाम लिखा है कहाँ पे, बेनिफिशियल ओनर के रजिस्टर में इसका भी नाम लिखा है, ठीक, इसका भी नाम लिखा है। अब याद रखना, अगर कभी भी मैं आपसे पूछूं कि ये जो बेनिफिशियल ओनर है क्या ये मेंबर है कंपनी का, आप क्या बताओगे, आप क्या बताओगे, आप बताओगे नहीं, ये मेंबर नहीं है कंपनी का, ये मेंबर नहीं है कंपनी का। इन जनरल टर्म्स अगर मैं तुमको पूछूं ये जो बेनिफिशियल ओनर है ये क्या मेंबर है कि नहीं कंपनी का। बीइंग अ बेनिफिशियल ओनर, देखो बीइंग अ बेनिफिशियल ओनर भी तुम मेंबर ही हो कंपनी के, ठीक है। कब हम ये मेंबर माना जाएगा, अब देखो नॉर्मल डे टू डे जो तुमको नोटिस वगैरह मिलेगा मीटिंग का या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है ये तो सब इसको जाएगा, इस वाले मेंबर को जाएगा, ठीक है। पकड़ लो किसी प्रकार का तुमने कांड कर रखा है, तुमने कोई फ्रॉड वगैरह कर रखा है, तो तुमको पकड़ने के लिए किया किसने, ये बेनिफिशियल ओनर, तुमको पकड़ने के लिए पुलिस आएगा। अब तुम बताओगे मैं तो मेंबर हूं नहीं, ये बंदा मेंबर है इसको पकड़ो, ठीक, क्योंकि तुमने चालाकी किया है, तुमने जानबूझ के अपना नाम जो है बेनिफिशियल ओनर के नाम पे रजिस्टर में रख रखा है और इस बंदे से तुमने सब इलीगल काम करवाया है बाई चांस। तो तब पुलिस ऑफिसर क्या कहेंगे, कंपनी लॉ क्या कहेगा, कहेगा नहीं भैया तुम ही हो मेंबर। क्या ये समझ में आ रहा है। एक तो है जनरल टर्म कि जनरल टर्म में भैया कौन है बताओ, जनरल टर्म में ये 70 ईयर्स का बुढ़ा जो है ये बेनिफिशियल ओनर है और ये जो बंदा है इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा है यही मेंबर है। क्या ये समझ में आ रहा है। लेकिन इन ओवरऑल अगर देखा जाए ना कि ये बेनिफिशियल ओनर जो है ये मेंबर है कि नहीं कंपनी, हम लोग मान के चलेंगे कि हाँ ये मेंबर है, ये आगे जाके आपको प्रोविजंस में पता चलेगा। क्या ये समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से भी तुम कंपनी का मेंबर बन सकते हो। अब तुमको यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं मेंबर हो कि नहीं है तुम मेंबर हो कि नहीं, तो यहाँ पर ये भी तो है बेनिफिशियल ओनर। तो ये मान के हम लोग चलेंगे कि ये जो बेनिफिशियल ओनर है ना ये भी मेंबर है कंपनी का। क्या ये समझ में आ रहा है। ये एक अलग हटका टॉपिक, मतलब हटके टॉपिक है। क्या ये समझ में आ रहा है। हाँ जी, ये टॉपिक जो है ना ये ज़रा हटके है, तो इसको जो है याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेनिफिशियल ओनर, सिंपल चीज़, ठीक है। पापा के नाम का, पापा जो है बेनिफिशियल ओनर, मैं हूँ मेंबर, मेरा नाम रजिस्टर में लिखा है, लेकिन बेनिफिशियरी कौन है, बेनिफिशियरी है हमारा पापा जी। क्या ये समझ में आ रहा है। हाँ बेनिफिशियल ओनर, लेकिन क्या है बेनिफिशियल ओनर मेंबर है, आंसर है हाँ, ये बेनिफिशियल मेंबर ओनर जो है ये भी एक मेंबर है। देखो लिखा क्या है, every person holding shares of a company and whose name is entered as a beneficial owner in the record of depository is also a member। क्योंकि मेंबर के इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग। ए मेंबर इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स ये भी मेंबर है। क्या समझ में आ रहा है। ए मेंबर इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स ये भी मेंबर है, ठीक है। बेनिफिशियल ओनर जो है ये भी एक मेंबर होता है। इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा नहीं है लेकिन फिर भी ये मेंबर है। अगर तुमसे किसी ने मतलब तुमको फिरकी लेने के लिए तुम्हारा जो है कंपनी लॉ का जो तुम्हारा जो भी तुम्हारा ज्ञान है उसको टेस्ट करने के लिए अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया, बताओ एक ऐसा चीज़ बता दो जिसका, एक ऐसा बंदा बता दो जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा नहीं है लेकिन फिर भी वो मेंबर है, तुम क्या बताओगे। तुम बताओगे बेनिफिशियल ओनर। क्या समझ में आ रहा है। याद रखियो, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि ये जो है एक एक टाइप है, ये मतलब यही इन्हीं 3 प्रकार के मेंबर्स बन सकते हैं ऐसा तो नहीं है, अलग अलग टाइप है। ये पहला टाइप मैंने आपको बता दिया है, ये 3 आपने पढ़ लिया है। उसके बाद देखो जिस कंपनी में जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसके शेयर होल्डर बनते हैं मेंबर। जो कंपनी गारंटी देते हैं, तो जिसने गारंटी क्लॉज में सब्सक्राइब कर रखा है, जिसने गारंटी क्लॉज के अंडर जो लायबल है, क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी तुमको पता है वो बंदे होते हैं जो गारंटी देते हैं, वही है मेंबर कंपनी के। अनलिमिटेड कंपनी जो कंट्रीब्यूट करेंगे सम, जितना भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा, वो जो भी बंदा कह रहा है कि हाँ मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है, तो यही बंदे हैं मेंबर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके कंपनी में शेयर्स नहीं है तो आपके कंपनी में मेंबर नहीं हो सकता, ठीक, समझ में आ रहा है। अच्छा फिर सीधा इधर आ जाओ। 2 इंग्रेडिएंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंबर बनने के लिए। एक तो अग्रीमेंट होना पड़ेगा कि तुम मेंबर हो, दूसरा तुम्हारा एंट्री होना होगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। एक्सेप्शन में आ जाता है तुम्हारा बेनिफिशियल ओनर, याद रखियो। अच्छा कंपिटेंसी के मामले में क्या है, कंपिटेंसी के मामले में ऐसा है कि तुमको मेजॉरिटी के एज में होना होगा, साउंड माइंड होना होगा, डिस्क्वालीफाइड नहीं होना होगा, बस ये 3 चीज़। मेजॉरिटी का मतलब ये है तुमको 18 प्लस होना होगा, साउंड माइंड तुमको पागल नहीं होना है, ठीक है,
पागल नहीं होना है। और तीसरा है डिस्क्वालीफाइड, कंपनी लॉ ने तुमको डिस्क्वालीफाई कर रखा है, ठीक है। कंपनी लॉ ने तुमको कैसे डिस्क्वालीफाई किया, कंपनीज एक्ट के अंदर कोई भी किसी प्रकार का तुमने उल्टा सीधा हरकत किया होगा, जिसके कारणवश क्या बताओ, कंपनी एक्ट के अंदर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो उन्होंने आके तुमको मना कर दिया। पुलिस ऑफिसर में भैया सेबी भी आता है, सेबी भी मना कर सकता है, सेबी भी कह सकता है कि भैया तेरे को हम लोग नहीं नहीं होल्ड करने देंगे। नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय अदर लॉ, ठीक है, नॉट डिस्क्वालीफाइड, तो तुमको डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, ठीक। तो तुम अगर साउंड माइंड हो, अनसाउंड माइंड नहीं हो, साउंड माइंड हो, नॉट डिस्क्वालीफाइड हो, मेजॉरिटी के एज में हो, तो तुम मेंबर बन सकते हो। अब तुमको बताया जाएगा कि कैसे हम लोग मेंबरशिप को एक्वायर करें, ठीक है। पहला है एमओए को सब्सक्राइब कर लो, जो मैंने तुमको पहले बता दिया था। राइटिंग में एग्रीमेंट कर लो। कैसे करेंगे राइटिंग में एग्रीमेंट, शेयर्स अलॉटमेंट होगा ना, उसको खरीद लो, ठीक है। शेयर ट्रांसफर होगा ना, तो तुम्हारे नाम पे अगर शेयर ट्रांसफर हो गया उसका एक अग्रीमेंट होगा, ठीक है। फिर आता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, इसका भी एक अग्रीमेंट होगा। अब देखो 3 अग्रीमेंट यहाँ पे मैं तुमको बता रहा हूँ। पहला है अलॉटमेंट का, जैसे कंपनी शेयर्स अलॉट करते हैं वहां पे तुम शेयर को सब्सक्राइब कर लेते हो, तो तुमने अग्री कर लिया। सब्सक्रिप्शन का मतलब यही होता है कि तुमने अग्री कर लिया, तुमने अलॉटमेंट ले लिया है, तुम्हारे नाम पे अलॉटमेंट हो चुका है, ठीक है। सब्सक्राइब किए तुमने और कंपनी ने तुमको अलॉट कर दिया। एक बार कंपनी ने तुमको अलॉट कर दिया तो तुम क्या बन चुके हो, एक अग्रीमेंट हो चुका है तुम्हारे बीच में कि तुम हो कंपनी के मेंबर। पहला हो गया। दूसरा है ट्रांसफर, किसी ने किसी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, पापा ने तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दिया। तीसरा है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है, बाय द एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है ट्रांसमिशन। पकड़ लो तुम्हारे दादाजी के पास था शेयर्स, ठीक है। अब दादाजी की कोई नहीं है, सिर्फ दादाजी का बड़ा लड़का है, तो जैसे दादाजी निकल चुके, ठीक है, तो जो तुम्हारा लीगल हेयर होगा ना, इसके पास ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट होके चला जाएगा वो शेयर्स। क्या ये समझ में आ रहा है, तो ये बन जाएगा मेंबर। देखो, मेंबरशिप इज एक्वायर्ड थ्रू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नॉट वॉलंटरी एक्शंस ऑकर्स ड्यूरिंग डेथ। इंसॉल्वेंसी हो गया, डेथ हो गया, ल्यूनेसी हो गया, ठीक है, तो उस वक्त पे क्या हो जाएगा बताओ, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा ना वो बन जाएगा मेंबर। क्या ये समझ में आ रहा है, द लीगल representative can request registration in their name और ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, ठीक। या तो खुद ले लेंगे या तो बोल दें कि नहीं किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर दो। क्या ये समझ में आ रहा है। तो ये ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, पापा ने तुमको ट्रांसफर नहीं किया, पापा गुजर चुके, एक्सपायर हो गए, तो मतलब पापा मतलब ग्रैंड पापा, ठीक है, बड़े पापा, बड़े पापा नहीं, बड़े पापा तो वो होते हैं, अच्छा दादाजी, ठीक है, दादाजी एक्सपायर हो गए, उसके बाद तुम्हारे पापा के पास चला गया वो शेयर्स। कैसे आ गया, ट्रांसमिशन के माध्यम से आ गया, ठीक। चलो आगे देखो। बाय बाय स्टॉपल। स्टॉपल तुमको कैसे याद रखना है मैं तुमको समझाता हूँ। स्टॉपल का मतलब होता है ना, स्टॉपल का मतलब होता है, तुम कह सकते हो केयरलेस थे तुम, ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट कह सकते हो। बाय डिफॉल्ट तुम भी नहीं चाहते थे, कंपनी भी नहीं चाहता था, लेकिन किसी ने मना भी नहीं किया। इस प्रकार से कैसे मना नहीं किया, क्या है सर समझाओ अच्छे से। इसका मतलब ये होता है ना कि तुम्हारा नाम कंपनी ने अपने रजिस्टर में लिख रखा है, मेंबर्स का जो रजिस्टर है वहां पे तुम्हारा नाम लिख रखा है, ठीक। और तुमने इस बात को मना नहीं किया, तुमने मना नहीं किया, तुम जानते थे लेकिन तुमने मना ही नहीं किया। ये ऐसा हो जाता है ना, मैं तुमको समझाता हूँ। जैसे तुम बहुत हाई सोसाइटी वाले कॉम्प्लेक्सेस में अगर रह रहे हो ना, तो वहाँ पे जिम मेंबरशिप होता है, जिम का मेंबरशिप, पूल का मेंबरशिप, हर चीज़ का मेंबरशिप होता है, ठीक। अब मेंबरशिप में तुम्हारा नाम लिखा है और तुम सारे फैसिलिटीज़ यूज़ भी कर रहे हो, लेकिन तुम मेंबरशिप का पैसा नहीं दे रहे थे, बाई मिस्टेकली तुम्हारा नाम जो है वो हटा नहीं, और ये ग्लिच था, और तुम्हारा नाम लिखा ही था, मेंबर्स के रजिस्टर में तुम्हारा नाम लिखा था, ठीक, और नाम हटा नहीं, तुमने जानबूझ के हटाया भी नहीं। समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से कंपनी के बारे में भी सोच लो कि कंपनी में तुम्हारा नाम लिखा था, ठीक, तुमने हटाया नहीं नाम। समझ में आ रहा है। और तुमने सिर्फ सारे फायदे यूज कर रहे हो, डिविडेंड भी मिल रहा है तुमको, जो कुछ भी मिल रहा है तुमको, नॉर्मली तुम्हारा नाम होना नहीं चाहिए वहां पे, ठीक है। तो तुमने मना नहीं किया ना, तुमने मना नहीं किया था, तुमने हटाया नहीं अब तुम्हारा नाम, तो अब ऑटोमेटिकली तुम बन जाओगे मेंबर। क्या है समझ में आ रहा है। अब इसको देखो, यहाँ से पढ़ोगे तो समझ में आएगा।
If a person is deemed a member, a person is deemed to be member if they allow their name to be on the register of members without sufficient cause. तुमने अलाउ कर दिया कि तुम्हारा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा हो, कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है, सफिशिएंट कॉज तुमने एक्चुअली में खरीदा भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा नाम वहां पे लिखा है, ठीक. दे होल्ड देमसेल्फ आउट एज ए मेंबर एंड आर दस स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग मेंबरशिप. तो तुम अपना मेंबरशिप डिनाई नहीं कर सकते. जैसे जिम का मेंबरशिप मैंने बताया था, हाई सोसाइटी में क्या होता है, मेंबरशिप जो है लेना पड़ता है. तुमने लिया नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हारा नाम वहाँ पे लिखा है और तुमने सारे फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हो तुम. तो बाद में जाके तुम नहीं कह सकते कि नहीं 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 मेरा इतना महीने का बिल कैसे जमा हो गया. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो ये स्टॉपल होता है. ये नॉर्मली काफ़ी रेयर होता भी नहीं, लेकिन बहुत रेयर होता है, बहुत ज़्यादा ही रेयर होता है ये. ठीक है, तो इस माध्यम से तो बाय मिस्टेकली तुम मेंबर बन जाते हो कंपनी में. तो ये प्रैक्टिकली जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा रेयर है. ठीक. उसके बाद है होल्डिंग शेयर्स एज बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी. तो डिपॉजिटरी के वहाँ पे नाम पे, डिपॉजिटरी के लिस्ट पे तुम्हारा नाम एज ए बेनिफिशियल ओनर के नाम लिस्ट में लिखा है, तो तुम भी मेंबर हो. सिंपल चीज़ है. मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स के बीच में डिफरेंस बता दो सर. ये तुमको होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, इसको रीड करना है. कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना है. चलो, कौन मेंबर बन सकता है, कौन मेंबर बन सकता है. बहुत ही ब्रिलियंट यहाँ पे क्वेश्चन है. कौन मेंबर बन सकता है, देखा जाए तो हर कोई मेंबर बन सकता है, एक्सेप्ट यहाँ पे तुमको ये सब्सिडरी वाला याद रखना है. दिमाग के किसी भी कोने पे ये सब्सिडरी जो है घुसा के रख दो. ठीक, ये सब्सिडरी तुमको घुसा के रखना होगा, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता. एक्सेप्शन है, 3 ऐसे एक्सेप्शन है जहां पे मेंबर बन सकते हैं. एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे. तीन एक्सेप्शन है जहां पे वो मेंबर बन सकते हैं. ठीक है, और बाकी नॉर्मली अपना जो सब्सिडरी है वो होल्डिंग का मेंबर बन ही नहीं सकता. क्यों नहीं बन सकता. सब्सिडरी कौन होता है, होल्डिंग कौन होता है, ओनर ऑफ द सब्सिडरी. मतलब नॉर्मली बोला जाए तो ओनर मतलब क्या, मालिक है ये, है ना. होल्डिंग होता है मालिक. क्यों, क्योंकि होल्डिंग ने सब्सिडरी का 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करके रखा है. 51% शेयर होल्ड करके रखा है. फॉर एग्जाम्पल 51% शेयर होल्ड करके रखा है. ठीक है, इसलिए ये है सब्सिडरी और वो है होल्डिंग. अब बस सब्सिडरी ने रिवर्स करके अगर होल्डिंग में शेयर्स होल्ड करने लग जाए तो ओनरशिप डिफाइन करना दिक्कत हो जाएगा ना, कि कौन है सब्सिडरी कौन है होल्डिंग. दिक्कत होगा कि नहीं बताओ. तो इन सारे मतलब कॉम्प्लिकेशन से दूर हटने के लिए बोला गया है कि भैया सब्सिडरी जो है वो होल्डिंग के शेयर्स जो है एक्वायर नहीं कर सकते. 3 कंडीशन है जहां पे एक्वायर हो सकता है. 3 कंडीशन है. 3 कंडीशन आगे जाके दिखाऊंगा मैं, क्योंकि आगे पूरा सेक्शन ही है इसके. देखो एक्सेप्शन मैं करा देता हूँ, यहीं पे करा देता हूँ. सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 19 कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है. एक्सेप्शन ये है कि सब्सिडरी कैन होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी अगर इट होल्ड शेयर्स एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर. कोई मेंबर डिसीज हो गया, कोई कंपनी का मेंबर था, डिसीज हो गया. ठीक, ये जो सब्सिडरी है, सब्सिडरी में सब्सिडरी कंपनी का भी तो शेयर होल्डर्स होगा ना, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, बहुत सारे मेंबर्स होंगे. इन मेंबर्स से कोई एक मेंबर था जो मर गया, एक्सपायर हो गया. अब इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के, ये टेम्पररी पर्पस के लिए होता है जब तक कि ना इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिल जाए. तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन के ये जो सब्सिडरी है ये अपने होल्डिंग का शेयर होल्ड करके रख सकता है, क्योंकि ये जो मेंबर है ये इसका शेयर होल्ड करके रखा था पहले. ठीक है, अब ये जो शेयर्स है, पकड़ लो 1000 शेयर्स है, ये शेयर्स जो है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस होल्डिंग का शेयर्स जो है ये सब्सिडरी होल्ड करके रखेगा. ये एक लीगल रीजन है और ये तुमको भी मानना पड़ेगा. चलो ठीक है, इसके कंपनी का मेंबर मर गया, इसके रिप्रेजेंटेटिव जो है एज ए रिप्रेजेंटेटिव हेल्ड कर रहा है. क्या ये समझ में आ रहा है. पहला हो गया. डिसीज्ड, याद रखना डिसीज्ड मेंबर है, मरना जरूरी है यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद है ट्रस्टी. ट्रस्टी का मतलब क्या होता है. ट्रस्टी का मतलब पता है तुमको. ट्रस्टी का मतलब क्या होता है, देखभाल करने वाला. तो नॉर्मल शेयर का मालिक जो है कोई और होगा और इन शेयर्स का देखभाल करने वाला जो है ये सब्सिडरी है. क्या ऐसा हो सकता है. आंसर है यस. तो सब्सिडरी जो है किसी दूसरे इंसान का शेयर जो है वो एज ए ट्रस्टी हेल्ड कर सकता है. ठीक है, एज ए ट्रस्टी हेल्ड कर सकता है.
समझ में आ रहा है? एज अ ट्रस्टी हेल्ड कर सकता है, लेकिन शेयर किसका है? ये किसी और ही इंसान का है। और किस कंपनी का शेयर है? ये होल्डिंग कंपनी का शेयर्स है, जो ये इंसान का था, इस इंसान का था, तो इस इंसान का ट्रस्टी बन के बैठा है ये सब्सिडरी, और एज ए ट्रस्टी जो है हेल्ड कर रहा है। तो दो कंप्लीट हो चुका है। पहला हो गया तुम्हारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, दूसरा हो गया ट्रस्टी के तौर पे, तीसरा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, शेयर होल्डर बिफोर इट बिकेम ए सब्सिडरी। इसका मतलब ये है, ये एक होल्डिंग है, ये एक सब्सिडरी है तो दोनों कंपनी। तो ये कंपनी, इसका होल्डिंग कब बना? पकड़ लो 1997 को ये जो होल्डिंग है, इसने इस कंपनी का 51% शेयर एक्वायर कर लिया और बन गया। तो 1996 में ना तो ये होल्डिंग था ना तो ये सब्सिडरी था, तब तो कोई रिलेशन नहीं था दोनों में। तब उस टाइम पे सब्सिडरी ने एज अ इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में शेयर हेल्ड किया था, मतलब शेयर खरीदा था। तो शेयर होल्डर बना कौन? ये सब्सिडरी बना शेयर होल्डर कब? बिफोर इट बिकेम ए सब्सिडरी, जब ये सब्सिडरी बनने से पहले ही इसने शेयर हेल्ड कर रखा था। क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पार्टनरशिप फर्म जो है वो भी बन सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि इसको सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर करना होता है अपने आप को, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो है ना, इसको ना इंसान का दर्जा नहीं दिया गया है। और शेयर तो वही होल्ड कर सकता है जो एक इंसान है, लीगल पर्सन होगा ना, लीगल पर्सन होना होगा। पार्टनरशिप फर्म को लीगल पर्सन का दर्जा नहीं दिया गया है। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। हाँ। तो पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को एक लीगल इंसान का दर्जा दिया गया है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को नहीं दिया गया है। तो इसको अगर बनना है, पार्टनरशिप फर्म को अगर बनना है, तो इसको सेक्शन 8 में रजिस्टर लेना होगा। बस इस बात को ध्यान रखना है तुमको, ठीक है। रजिस्टर अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, ठीक। अच्छा, या तो पार्टनर्स अपने ही नाम पे शेयर होल्ड कर ले, ठीक है ना, या तो इसमें रजिस्टर कर लो, या तो पार्टनर्स अपने ही नाम पे हेल्ड कर लो। अच्छा, एलएलपी तो नॉर्मली एक इंसानी है, लीगल पर्सन है, तो इसमें कोई तामझाम का जरूरत नहीं है, वो जो है आराम से हेल्ड कर सकता है। फॉरेनर भी मेंबर बन सकते हैं सब्जेक्ट टू फेमा। फेमा के अंदर में तुमको प्रोविजंस बताया गया है कि कौन इंसान तुम्हारे कंपनी, बाहर देश का जो इंसान है वो तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस प्रकार का, ठीक है। क्योंकि पकड़ लो, चाइना ने अगर हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया, चाइना ने अगर हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया इंडिया के बड़े बड़े टेक कंपनीज के ऊपर, और इन्वेस्टमेंट करके 51% के ऊपर शेयर्स खरीद लिया, फॉर एग्जांपल खरीद लिया। अगर इन्वेस्टमेंट इतना ही ग्लोबली फ्री कर दे हम लोग, तो क्या हो सकता है सोचो ना। तो कल तो मुकेश अंबानी जो है चैट जीपीटी को खरीद लेगा, मुकेश अंबानी। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से टेक ओवर, हॉस्टाइल टेक ओवर जो हम लोग कहते हैं, करने से रोकना। समझ में आ रहा है? तो फेमा के अंदर तो बताया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कि कैसे फॉरेनर्स जो है मेंबर बन सकते हैं, तो उसके अंदर लिमिट में रह के तुम कर सकते हो। अच्छा, अगर एलियन कंपनी हो, जैसे पाकिस्तान को बताया गया है एक एलियन कंपनी है, पाकिस्तान और इंडिया का किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो अगर एलियन कंपनी है तो उसके साथ तो तुम कर ही नहीं सकते। चलो, माइनर हो तो तुम होल्ड नहीं कर सकते, तुम्हारा लीगल जो गार्जियन रहेगा ना वो हेल्ड कर सकते हैं। तो ये गार्जियन तुम्हारे नाम के हेल्ड करके रख सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। अच्छा, बस इतना ही याद रखना है। 18 साल के ऊपर हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे नाम पे हो जाएगा शेयर्स, ठीक है। ये दिमाग में याद रखो, इसको लिख के पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं होता, ये दिमाग में याद रखो। अच्छा, अगर तुम इंसॉल्वेंट मेंबर हो, जो घोषित कर दिया कि भैया हम इंसॉल्वेंट है, तुमने घोषित कर दिया कि तुम इंसॉल्वेंट हो, तो तब तुम्हारा जो ऑफिशियल असाइनी होगा ना, कौन कौन असाइन करता है, कोर्ट असाइन करता है, जो भी असाइन करेगा ऑफिशियल असाइनी, उसको मिलेगा सारा बेनिफिट, ठीक है। तो एन इंसॉल्वेंट पर्सन कैन रिमेन ए मेंबर एज लॉन्ग एज द नेम इज ऑन द रजिस्टर, लेकिन बेनिफिट किसको मिलेगा? ऑफिशियल असाइनी को मिलेगा बेनिफिट, ठीक। और तुम एज अ मेंबर तो बन के बैठ सकते हो, इंसॉल्वेंट मेंबर। पागल हो चुके हो, ल्यूनेटिक हो चुके हो, तो कैनॉट एक्सरसाइज वोटिंग राइट इफ डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कोर्ट,
कि कोर्ट ने बता दिया कि तुम पागल हो चुके हो, तो तुम्हारा वोटिंग राइट छीना जाएगा। वोटिंग राइट फॉर दिस शेयर्स कैन बी एक्सरसाइज बाय द पर्सन डेजिग्नेटेड बाय द कंपेटेंट कोर्ट। अब कोर्ट बताएगा कि कौन तुम्हारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, वो वोटिंग राइट जो है एक्सरसाइज कर सकता है। अच्छा, HUF एज ए मेंबर इज नॉट अ जूरिस्ट पर्सन बट इज अ पर्सन फॉर इनकम टैक्स एक्ट पर्पस। तो एच यू एफ जो होता है ना, ये इसको एक इंसान की तरह हम लोग मानते हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो इसका जो कर्ता है वो HUF को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कर्ता धर्ता हम लोग नॉर्मल हिंदू हिंदू जो कम्युनिटी है वहाँ पे तुम लोग ये वर्ड बहुत सुनोगे, कर्ता धर्ता कर्ता धर्ता कर्ता धर्ता। कर्ता ये जो वर्ड है ये फैमिली का मेन होता है, हमारे फैमिली का कर्ता धर्ता यही है। तो कर्ता जो है इट इज़ नॉट अ साइकोलॉजिकल और जस्ट टेम्पररी पर्पज के लिए यूज़ करने वाला वर्ड नहीं है। इट्स अ रियली डीप मीनिंग, इस वर्ड का डीप मीनिंग है। कर्ता इज द पर्सन हु एक्चुअली डज द हैज़ द मैक्सिमम ओनरशिप ऑफ द हाउस, अंडरस्टूड। तो कर्ता जो है इसको हम लोग HUF रजिस्टर कर सकता है एज अ मेंबर, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जाएगा कर्ता, ठीक है। एक होता है पावनी, एक होता है पावनर, ठीक है। प्लेज के चैप्टर में तुमको पढ़ने को मिलेगा। देखो, पावनी वो होता है जो इंसान रिसीव करता है एज अ प्लेज, रिसीव करता है। पकड़, प्लेज मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। सिंपल चीज में अगर मैं तुमको बताऊं तो मैं हूं पावनर, मैंने अपना शेयर तुमको प्लेज किया है, तुम हो पावनी, ठीक। तो प्लेज किया मतलब गिरवी रखा है। लेकिन मेंबर कौन है? भले ही मेरा शेयर तुमको तुम्हारे पास गिरवी है, मेंबर मैं ही रहूंगा, जो पावनर है वही रहेगा, ठीक है। अच्छा, रिसीवर हुज नेम इज नॉट एंटर्ड इन द रजिस्टर कैन नॉट एक्सरसाइज मेंबरशिप। बस सिंपल चीज है, इसको तो देख के ही मना कर देना चाहिए, आंखों से देख के मना कर दो। रिसीवर कैसे मेंबर बन सकता है? तुम रिसीवर जरूर हो सकते हो, लेकिन मेंबर तुम्हारा नाम नहीं है रजिस्टर ऑफ मेंबर में, तुम मेंबर नहीं हो। कोर्ट अगर चाहे तो तुम्हारा रिसीवर का कोई दूसरा इंसान अपॉइंट किया जा सकता है जिसको ये राइट मिलेगा वोटिंग का, ठीक है। सोसाइटी वैसे तो पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसको एज अ पर्सन ट्रीट किया जाता है, एज अ पर्सन, ठीक है। इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पर्सन विद ए सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये मेंबर बन सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, सोसाइटी मेंबर बन सकता है कि नहीं, पावनी बन सकता है कि नहीं, HUF बन सकता है नहीं, कि HUF का कौन बन सकता है, इसको तुमको याद रखना है। और ये तुम्हारा जो सिस्टम का डिफॉल्ट सेटिंग होगा ना ब्रेन का, उसमें डाल के रखो। क्यों डाल के रखना होता है उसमें? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होना चाहिए वहां पे, ये ऐसा होना चाहिए जैसे ABCDEFG, वैसा होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। फिक्टिशियस नेम में किसने शेयर ले रखा है? फिक्टिशियस मतलब तुमने किसी मतलब फिक्टिशियस मतलब समझ में आता है ना, मतलब जो है नहीं, ठीक है, उसके नाम पे तुमने शेयर हेल्ड करके रखा है। वो इंसान नॉर्मली है नहीं, तो तुम पर्सनली लाइबल रहोगे, तुम ही रहोगे मेंबर कंपनी के। अ पर्सन टेकिंग शेयर्स इन फिक्टिशियस नेम बिकम्स लाइबल एज अ मेंबर, और तुम क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर आ ही जाते हो, ठीक है। पेनल्टी भी लगता है तुम्हारे ऊपर। ये पेनल्टी याद करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा। ट्रेड यूनियन मेंबर बन सकता है, यस, कैन बी रजिस्टर्ड एज ए मेंबर। ज्वाइंट मेंबरशिप हो सकते हैं, हाँ, ईच वन बिकम्स ए मेंबर, 2 इंसान हो सकता है ज्वाइंट मेंबरशिप में। नॉमिनी ज्वाइंट मेंबर, इफ ए शेयर्स आर रजिस्टर्ड इन ज्वाइंट नेम ऑफ ए कंपनी एंड अ डायरेक्टर, द डायरेक्टर इज टिपिकली ए नॉमिनी फॉर द कंपनी। देखो, इफ रजिस्टर्ड इन द ज्वाइंट नेम ऑफ अ कंपनी एंड डायरेक्टर, मतलब देखो, कंपनी जो है एक लीगल पर्सन है और डायरेक्टर एक नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन में डिफरेंस तो है ना। अब दोनों मिलके चाहते हैं कि किसी कंपनी का शेयर्स एक्वायर करे, क्या ये ज्वाइंटली एक्वायर कर सकते हैं? आंसर है यस। ये जो डायरेक्टर होगा ना, जो एक नेचुरल पर्सन है, ये बन जाएगा तुम्हारा कंपनी का नॉमिनी। बस इस बात का ध्यान रखना। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो तुमको पता ही है, 7 चाहिए पब्लिक कंपनी में, 2 चाहिए प्राइवेट कंपनी में, एंड मिनिमम 1 चाहिए 1% कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में कोई मैक्सिमम नंबर नहीं होते। कब तुम्हारा मेंबरशिप सीज कर जाएगा? देखो, पहला है ट्रांसफर, तुमने ट्रांसफर कर दिया, तुम्हारा शेयर फोरफीचर हो गया, तुमने अपना शेयर सेल कर दिया, तुम मर गए, इंसॉल्वेंट हो गए, रिडेम्पशन के टाइम पे,
रिडीम कर दिया कंपनी ने तुम्हारा शेयर्स, ठीक है। अच्छा, कैंसलेशन हो गया तुम्हारे शेयर्स का, परचेस कर दिया किसी दूसरे ने, अनदर मेंबर ने परचेस कर दिया, या तो कंपनी ने खुद परचेस कर लिया तुम्हारा शेयर। सर कैसे? मेरा शेयर मेरे परमिशन के बिना, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया था, अंडर ट्राइब्यूनल ऑर्डर। तुमने कुछ गलत काम किया होगा जिसके कारण ट्राइब्यूनल ने बोला कि भाई तू खरीद ले इसका शेयर, वाइंडिंग अप के दौरान। तो इन, और उसके बाद है कंपनी वाइंडिंग अप तो है ही। इफ ए मेंबर is a company is being owned if the member is a company being wound up and the liquidator disclaims the shares। तो अगर देखो, नॉर्मली पता है कि कंपनी जो है वो भी तो मेंबर बन सकते हैं ना किसी दूसरे कंपनी में। जो मेंबर बना है कंपनी, यही अगर वाइंड अप हो जाए और लिक्विडेटर ने मना कर दिया, डिस्क्लेम कर दे द शेयर्स। लिक्विडेटर कौन? लिक्विडेटर वो इंसान जो इस कंपनी को बंद कर रहा है, लिक्विडेट कर रहा है। इसने बोला कि नहीं चाहिए इसका शेयर, नहीं चाहिए, ये जो है ना इस कंपनी के शेयर नहीं होल्ड करके रखा है, इसी ने मना कर दिया। तो भैया तुम्हारा कंपनी वैसे भी बंद हो रहा है तो तुम्हारा शेयर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो कंपनी ये जो कंपनी है पकड़ ली, ये भी वाइंड अप हो गया, जिस कंपनी के शेयर तुमने हेल्ड कर रखा है, तो तुम्हारा शेयर कैंसिल हो जाता है। द कंपनी इटसेल्फ इज वाइंड अप। या तो तुम एज अ कंपनी दूसरे कंपनी में शेयर हेल्ड करके रखे हो और तुम खुद वाइंड अप हो रहे हो, या जो दूसरा कंपनी जिसका शेयर तुमने हेल्ड करके रखा है वो वाइंड अप हो रहा है, वो बंद हो रहा है, तो तुम्हारा शेयर क्या काम का, किस काम का? तो इन सब पर्पसेस में तुम्हारा जो है सीज कर जाएगा तुम्हारा शेयर होल्डिंग। बस इस चीज का याद रखना। सब क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर कोई डाउट अगर तुम्हारे मन में होगा तो सिर्फ एक ही चीज को लेकर होगा, वो है रिडेम्पशन को लेकर। रिडेम्पशन क्या होता है तुमको पता है? प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। प्रेफरेंस शेयर का नाम, तुमने प्रेफरेंस शेयर खरीद रखा है और प्रेफरेंस शेयर एक ना एक दिन रिडीम हो जाता है। तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर है, वो रिडीम हो गया, कंपनी ने रिडीम कर दिया तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर्स को, तो भैया वापस तुम, कंपनी ने रिडीम कर लिया, तुम्हारा शेयर खत्म, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हो चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर देखो ये आता है सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर। देखो इसको मैं बहुत शॉर्टकट में पढ़ाने वाला हूं तुमको। सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर, इसमें क्या होगा तुम बताओ, अपने आप बता दो कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या होगा। ये है राहुल, ये है कंपनी का मेंबर। इस मेंबर का जन्म कुंडली होगा, यहाँ पे तुम जितने भी डिटेल्स डालते हो ना, सब डिटेल रहेगा तुम्हारे रजिस्टर ऑफ मेंबर में। मेंबर का नाम, मेंबर का एड्रेस, मेंबर का फोन नंबर, ईमेल आईडी से लेकर सब डिटेल रहेगा। कंटेंट ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, मेंबर का नाम, एड्रेस, ईमेल, पैन, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, ऑक्यूपेशन, स्टेटस, नेशनलिटी। अगर माइनर हो तो अपने गार्जियन और अपने डेट ऑफ बर्थ देना होगा। नॉमिनी का नाम एंड एड्रेस, डेट ऑफ बिकमिंग मेंबर, डेट ऑफ सिसेशन। अगर सीज हो गया तुम्हारा तो ये सबके उसमें एप्लीकेबल नहीं है। सीज का मतलब क्या हो जाता है कि तुम्हारा मेंबरशिप खत्म हो चुका है, तो वो तो जिसका खत्म हो चुका है उसका लिखा होगा, हर किसी का थोड़ी ना लिखा होगा। फिर अमाउंट ऑफ गारंटी, अगर गारंटी वाला कंपनी है तो कितना तुमने गारंटी दिया उसका नाम लिखा होगा। एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। फिर इंस्ट्रक्शन फॉर सेंडिंग नोटिस, कि तुमको अगर नोटिस चाहिए, देखो नोटिस का क्या होता है ना, इंस्ट्रक्शन। जब तुम सेक्शन पढ़ोगे नोटिस, वहां पे लिखा है कि मेंबर्स इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि नोटिस किस प्रकार से भेजे, या तो पोस्टल के माध्यम से भेजे या तो ईमेल के माध्यम से भेजे। अगर पोस्टल के माध्यम से भेजना होता है तो उसका फी भी मेंबर ही देता है, ठीक है। कंपनी मेंबर से फी ले लेता है पोस्टल के माध्यम से अगर भेज रहे हैं। अगर ईमेल के माध्यम से भेज रहे तो वहां पे कोई फी नहीं लगता, कौन सा ईमेल आईडी वगैरह है सब तुमको डिटेल देना होगा, ठीक है। तो ये लिखा है इंस्ट्रक्शन अगर है तो ये मेंबर्स के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ही लिखा होता है सब कुछ, ठीक। अच्छा, MGT1 तुमको फाइल करना होता है। तुम MGT1 में तो मेंटेन करते हो रजिस्टर, ये जो तुम रजिस्टर है उस रजिस्टर का नाम ही है MGT1। एवरी कंपनी लिस्टेड बाय शेयर्स मस्ट मेंटेन इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन फॉर्म MGT1। अच्छा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का मेंटेनेंस देखो, एंट्रीज फॉर अलॉटमेंट और ट्रांसफर 7 दिन के अंदर अंदर एंट्री करना होगा तुमको, ठीक है। फॉरफीचर हुआ, बायबैक हुआ, रिडक्शन हुआ, सब डिवीजन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, कैंसिलेशन हुआ, स्वेटिक्विटी हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, फिर एग्रीमेंट मर्जर हुआ, डुप्लीकेट, न्यू सर्टिफिकेट, सब डिटेल 7 दिन के अंदर अंदर तुमको देना होता है, ठीक है। 7 दिन कहाँ से स्टार्ट होगा ये 7 दिन? जिस दिन बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया उस दिन से, बोर्ड या फिर कमेटी ने अप्रूवल दे दिया वहां से।
किस चीज़ का अप्रूवल? यही बाईबैक का, रिडक्शन का, सब डिवीजन, कंसोलिडेशन, इनका अप्रूवल देना होता है ना, बोर्ड देते हैं अप्रूवल। डिसाइड कौन करेगा कि ये सब होगा कि नहीं होगा? कोई ना कोई करेगा। कौन कर रहा है? बोर्ड। तो उसके 7 दिन के अंदर रजिस्टर में तुम एंट्री कर दो। हमेशा याद रखना, तुम्हारा जो रजिस्टर है ये बताओ बाय डिफॉल्ट कहाँ पे होना चाहिए? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में होना चाहिए, हाँ वहीं पे होगा, ठीक है। अच्छा, तुम चाहते हो, पकड़ ले तुम्हारा कंपनी का रजिस्टर ऑफिस है कोलकाता में, ठीक है, रजिस्टर ऑफिस है कोलकाता, लेकिन तुम्हारे कंपनी का 1/10 शेयर होल्डर पता है कहाँ पर है? वो है महाराष्ट्र में। तो तुम रजिस्टर कहाँ पे रखोगे? ये 1/10 वाले शेयर होल्डर जहाँ पे है महाराष्ट्र, वहां पे रख सकते हो। एक्सेप्शन कैन बी केप्ट एट एनी प्लेस विद इन द सिटी, टाउन, विलेज ऑफ आरओ और एनी अदर प्लेस इन इंडिया वेयर मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर रिसाइड इफ अप्रूव बाय स्पेशल रेजोल्यूशन द जनरल मीटिंग, ठीक है। तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, 1/10 वाले मेंबर्स बैठे हैं वहां पे, तो वहां पे रख दो रजिस्टर ऑफ मेंबर को। अच्छा, इस बात को अप्रूव करने के लिए किसका परमिशन चाहिए होगा? बोर्ड का चाहिए होगा या फिर तुम्हारे कंपनी के शेयर होल्डर्स का चाहिए होगा? बताओ। दोनों का चाहिए होगा। बोर्ड भी तो अप्रूव करना होगा। बोर्ड कहेगा कि चलो ठीक है महाराष्ट्र में रखते हैं, उसके बाद परमिशन लेना होगा शेयर होल्डर से। क्यों ले परमिशन शेयर होल्डर? क्योंकि ये शेयर होल्डर से रिलेटेड चीज है। शेयर होल्डर का अमानत है ये, रजिस्टर ऑफ मेंबर जो है ये शेयर होल्डर का है, तो इनसे तुम परमिशन नहीं लोगे, है ना। मालिक से तो परमिशन लेना होगा। क्यों क्यों परमिशन लेना होगा? क्योंकि अगर कलकत्ता वाले कोई भी मेंबर है, ये अगर बोले कि मेरे को दिखाओ रजिस्टर, तुम क्या बताओगे? तुम उसको बोलोगे कि महाराष्ट्र में रखा है रजिस्टर, तो ये बोलेगा तुमको कि तुमको किसने बोला महाराष्ट्र में रखने के लिए? तो तुमको जवाब भी तो देना होगा। इसलिए जवाब देने के लिए क्या करना होगा? तुमको तुमको बताना होगा कि भैया हम लोग ने मीटिंग में वोटिंग किया है और एसआर पास कर दिए और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने बताया है कि आप लोग महाराष्ट्र में रखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एसआर अगर पास हो रहा है तो 75% वाले शेयर होल्डर्स यस बोल रहे हैं। तो अगर 75% शेयर होल्डर यस बोल रहे हैं, बाकी 25% शेयर होल्डर क्या सोचते हैं इसके फर्क नहीं पड़ता। 75% शेयर होल्डर अगर यस बोल रहा है तो पास हो गया रेजोल्यूशन। 75% शेयर होल्डर ने बोला महाराष्ट्र में रखो तो महाराष्ट्र में रखो। क्या है, समझ में आ रहा है? कोई मर गया, कोई इंसॉल्वेंसी हो गया, किसी का नाम बदल गया, ट्रांसफर हो गया, कोई अदर रीजन अगर है तो एंट्रीज एक्सप्लेनिंग द चेंजेस मस्ट बी मेड। तो अगर आप चेंजेस कर रहे हो इन सारे रीजन की वजह से, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री कर देना है कि भैया ये कारणवश हम लोग चेंज कर रहे हैं, क्योंकि कोई मर गया है, कोई इंसॉल्वेंसी हो गया, कोई नाम चेंज कर रहा है, ठीक है। तो जो इंडेक्स ऑफ नेम्स 50 से कम है तो इंडेक्स नहीं चाहिए होगा। प्लेस ऑफ कीपिंग तो मैंने बता ही दिया है तुमको, पढ़ रखा है तुमने। अच्छा, रजिस्टर कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? कोई भी मेंबर, डिवेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल ओनर, विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फीस। कोई दूसरा इंसान अगर चाहिए, दूसरा इंसान को देखना है जो मेंबर भी नहीं है, डिवेंचर होल्डर भी नहीं है, सिक्योरिटी होल्डर भी नहीं है, बेनिफिशियल ओनर भी नहीं है, 50% का 50 रुपये देना होता है। कॉपीज चाहिए लेकर जा सकते हो, 10 रुपये पर पेज का रहेगा। अगर तुमको ना, तुमने फी डिपॉजिट की उस दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर, हर दिन कम से कम 2 घंटा इंस्पेक्शन के लिए तुम्हारा रजिस्टर खुला होना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना। मैंने बोल्ड भी कर रखा है इन सारी चीज़ों को। अच्छा, कंपनी अगर 2 घंटा हर दिन अपना रजिस्टर खुला ना रखे तो 1,000 रुपये पर डे, मैक्सिमम 1 लाख रुपये, ठीक है। और अगर तुम मांगे और उन्होंने नहीं दिया, रिफ्यूज कर दिए, डिफॉल्ट कर दिए, नहीं दिया तुमको रजिस्टर ऑफ मेंबर चेक करने के लिए, तो इतना फाइन लग सकता है कंपनी के ऊपर। रजिस्टर एज एन एविडेंस काम होता है, ठीक है, एज एन एविडेंस। किसी भी कारणवश अगर एज एन एविडेंस तुमको पेश करना है तो तुम पेश कर सकते हो रजिस्टर को एज एन एविडेंस, ठीक। अच्छा, टू मेंटेन records of members, debenture holders or other security holder residing outside India. A duplicate copy of the foreign register must be maintained at the company's registered office in India and entries must be made as soon as possible. Filing with registrar. Form MGT3. Company must file notice of the office situation where foreign register is kept with the registrar within 30 days of opening the foreign register. अच्छा, सुनो एक चीज, ये मत सोच लेना कि फॉरेन जो रजिस्टर है
कंपनी मस्ट फाइल नोटिस ऑफ ऑफिस सिचुएशन, तुम्हारा ऑफिस कहाँ पे, फॉरेन रजिस्टर का ऑफिस कहाँ पे है, विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ ओपनिंग द फॉरेन रजिस्टर। जैसे तुमने फॉरेन रजिस्टर ओपन किया, खुला, उसके 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस जो है, अच्छा रजिस्ट्रार कहाँ पे होता है, रजिस्ट्रार उस जगह का होता है जहां पे तुम्हारा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर है तुम्हारे कंपनी का, वहां का जो रजिस्ट्रार है उसको 30 दिन के अंदर अंदर बताना होता है कि भैया हम लोगों ने फॉरेन रजिस्टर खोल रखा है। कोई भी चेंजेस हो रहा हो तो 30 डेज के अंदर अंदर, बस इतना याद रखो यहाँ पे, ठीक है, इतना काफी है तुम्हारे। देखो तुमने डिविडेंड वाले चैप्टर में सीखा होगा, बोनस इशू वाले चैप्टर में सीखा होगा, एक कट ऑफ डेट होता है कि हम लोग जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो है बंद करके रखने वाले, अब हम किसी के नाम का एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको डिविडेंड पेमेंट करना है, तो हमको एक कट ऑफ डेट के अंदर अंदर रजिस्टर को बंद करना होता है। ठीक है, कि पकड़ लो 5 तारीख के अंदर अंदर हमारा रजिस्टर जो है वो बंद होने वाला है। ठीक है, तो कितना दिन बंद होगा ये? 45 डेज इन अ ईयर, मैक्सिमम 30 डेज एट वन टाइम। याद रखना कि 30 दिन से ज्यादा रजिस्टर बंद करके नहीं हो सकता, बंद करके नहीं रख सकते। टोटल एक साल में तुम 45 डेज बंद कर सकते हो, और एक टाइम पे 30 डेज याद रखना। ठीक है, एक टाइम पे, एक स्ट्रेच पे 30 डेज तुम रजिस्टर बंद करके रख सकते हो, एंड एक साल में 45 डेज, मतलब 30 + 15 डेज करके तुम रख सकते हो रजिस्टर बंद करके। सर क्यों रखना है रजिस्टर बंद करके? तुमको ये पता ही होगा ना कि हम लोग रजिस्टर बंद नहीं करे 45 डेज के लिए, तो हम लोग काउंट कैसे करेंगे कितने लोग हैं हमारे कंपनी में शेयर होल्डर है जिनको डिविडेंड देना है। ठीक है, बोनस शेयर देना है, कट ऑफ डेट तो चाहिए होगा ना, वरना जिस दिन हम लोग डिविडेंड या फिर बोनस दे रहे हैं उस दिन भी मेंबर्स ज्वाइन करेंगे तो उसको भी देना, वो भी बोलेंगे कि हमको क्यों नहीं दिया। तो एक कट ऑफ डेट कर देंगे कि इस डेट के अंदर अंदर जो भी मेंबर है, जो भी मेंबर बन रहे हैं, उनको हम लोग डिविडेंड इशू करेंगे, उनको हम लोग बोनस इशू करेंगे। क्या है, समझ में आ रहा है ये वाला बात? बंद करने से पहले 7 दिन का नोटिस दे देना चाहिए। अच्छा, ये एग्जामिनेशन में बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, सेक्शन 91 है ये, याद रखना, एग्जामिनेशन में बहुत फेमस है ये। 7 दिन का नोटिस दे देना। नोटिस कहाँ कहाँ पे दोगे? एक है लोकल न्यूज़पेपर पे दोगे, दूसरा इंग्लिश न्यूज़पेपर में दोगे। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनीज क्यों एप्लीकेबल करेगा ना, प्राइवेट है कंपनी। न्यूज़पेपर में छपाने का कोई ज़रूरत नहीं है प्राइवेट कंपनी को, क्योंकि उनके तो मेंबर्स हाथ में गिनने वाले मेंबर्स होते हैं। 7 दिन का प्रायर नोटिस तो उनको भी चाहिए होता है। पेनल्टी 5,000 रुपये, मैक्सिमम 1 लाख। सेक्शन 91 provisions are permissive not mandatory, they apply on only when a company desires to close its register। तो ऐसा नहीं कि कंपनी डिविडेंड नहीं देगा फिर भी साल में 30 डेज बंद करके रख दो, ऐसा नहीं है। अगर डिविडेंड दोगे, बोनस दोगे, तभी बंद करोगे ना। प्रिजर्वेशन हमेशा 8 ईयर्स ही याद रखना, ये 8 ईयर्स कंपलसरी होता है हर रजिस्टर के लिए, नॉर्मल 8 ईयर्स ही होता है। ठीक है, या तो परमानेंटली या तो 8 ईयर्स। तो तुमको याद रखना है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स परमानेंटली, फॉरेन रजिस्टर 8 साल, फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स परमानेंटली, डिवेंचर होल्डर जो है 8 साल, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स परमानेंटली, डिवेंचर होल्डर जो है 8 साल, ये नॉर्मल मेंबर्स के, और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स परमानेंटली अलॉन्ग विद इंडेक्स, याद रखना बस। तो अगर डिवेंचर होल्डर कहीं पे आ रहा है तो वहाँ पे 8 साल, डिवेंचर के लिए 8 साल, और बाकी परमानेंटली तुमको मेंटेन करके रखना होता है। फिर देखो सेक्शन 89 आ गया यहाँ पे। सेक्शन 89 बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने तुमको बताया था। एक होता है रजिस्टर्ड ओनर, दूसरा होता है बेनिफिशियल ओनर। रजिस्टर्ड ओनर मतलब वो जिसका रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिसका नाम लिखा है, द पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर बट डज नॉट होल्ड द बेनिफिशियल इंटरेस्ट। उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता किसी भी प्रकार का, डिविडेंड, बोनस, इसको कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ नाम वहां पे लिखा है, क्योंकि ये मीटिंग वगैरह जो अटेंड करना है तो ये करेगा। ठीक है, बेनिफिशियल ओनर वो होता है जिसका नाम नहीं लिखा होता, द पर्सन हुज होल्ड द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी बट हुज नेम इज नॉट एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर। रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में उसका नाम लिखा नहीं होगा। बेनिफिशियल ओनर के रजिस्टर में जो डिपॉजिटरी हेल्ड करके रखता है अपने पास, वहां पे उसका नाम लिखा होगा, लेकिन रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम नहीं होगा। लेकिन क्या फिर भी ये मेंबर है? आंसर है यस।
अच्छा, रजिस्टर्ड ओनर जो होगा ना वो हमेशा एमजीडी 4 में डिक्लेरेशन देगा 30 दिन के अंदर अंदर। एमजीडी 4 याद रखना, 30 दिन याद रखना। बेनिफिशियल ओनर जो है ये है एमजीडी 5 में डिक्लेरेशन देगा 30 दिन के अंदर अंदर। और कंपनी जो है, देखो कंपनी का भी होगा, ये कंपनीज ऑब्लिगेशन, ये एमजीडी 6 में 30 दिन के अंदर अंदर ये रजिस्ट्रार को बताएगा। क्या है, समझ में आ रहा है? देखो फिर से बताओ, ये जो रजिस्टर्ड ओनर है मतलब जो मेंबर बन के बैठा है, ये कंपनी को बताएगा एमजीटी 4 में 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही वो बना, रजिस्टर्ड ओनर बना वहां से 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक, जो बेनिफिशियल ओनर है वो भी कंपनी को बताएगा, वो भी डिक्लेयर करेगा कंपनी को बताएगा एमजीटी 5 में 30 दिन के अंदर। और एमजीटी 6 कौन देगा? एमजीटी 6 देगा तुम्हारा कंपनी आरओसी को देगा। अब कंपनी सब ले लेगा, एमजीटी 4 एमजीटी 5 ले लेगा, बेनिफिशियल ओनर से रजिस्टर्ड मेंबर से ले लेगा एमजीटी 4 एंड एमजीटी 5। लेने के बाद एमजीटी 6 सबमिट करेगा, कंपनी खुद एमजीटी 6 सबमिट करेगा 30 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन इसको मिला ये सारा, 30 दिन के अंदर एमजीटी 6 सबमिट करेगा। किसको सबमिट करेगा? आरओसी को। क्या है समझ में? इतना ही तुमको याद रखना है, ठीक है। अगर कंपनी ने फेल हो गया ये सारा फाइल करने में, तो कंपनी के ऊपर ये फाइन लगने वाला है 1000 पर डे, मैक्सिमम 5 लाख। एंड ऑफिसर जो डिफॉल्ट पे रहेगा, जैसे कंपनी सेक्रेटरी वगैरह, उनके ऊपर 2000 पर डे, 2 लाख मिनिमम। ठीक है। अच्छा, बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या होता है? वह इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि शेयर से अटैच्ड जो भी फायदा है वो उसको कहा जाता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट। खत्म चीज, ठीक है। ये इसको रीड कर लेना घर पे, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इतना नहीं चाहिए होगा। जो मैं मार्किंग पढ़ा रहा हूँ बस वहीं पे ध्यान देना। अच्छा, एक होता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, एक होता है बेनिफिशियल ओनर, दूसरा होता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। दोनों का मोटिव बेनिफिशियल ओनर होने का अलग अलग होता है। जो बंदा सिर्फ बेनिफिशियल ओनर होना चाहता है, वो बंदा इसलिए बेनिफिशियल ओनर होना चाहता है क्योंकि उसको और झमेला नहीं चाहिए। उसको ये मीटिंग वगैरह अटेंड करना, वोटिंग वगैरह, ये जितनी भी डिटेल्स ईमेल वगैरह आता रहता है, ठीक है, ये इसको नहीं चाहिए। इसको सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए। किसी दूसरे बंदे को बिठा देता है यहाँ पे, ठीक है, किसी दूसरे बंदे को बिठा के मेंबर के नाम पे वो चला जाता है हिमालय मजे करने। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? कंपनी में 10% या फिर उससे ज्यादा शेयर हेल्ड कर रहा है, ठीक है, और उसका नाम मेंबर के रजिस्टर में लिखा नहीं हो, तो वो कौन? नॉर्मली तो बेनिफिशियल ओनर होता है जिसका नाम मेंबर्स के रजिस्टर में नहीं हो लेकिन बेनिफिशियल ओनर के रजिस्टर में है। लेकिन अगर तुमने 10% या फिर उससे ज्यादा हेल्ड करके रखा है तो तुम बन जाते हो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तुम मामूली हेल्ड करके नहीं रखे हो, सिग्निफिकेंट हेल्ड करके रखे हो, मतलब 10% या फिर उससे ज्यादा हेल्ड करके रखे हो। देख, होल्ड इनडायरेक्टली या फिर टुगेदर एनी डायरेक्ट होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर्स, मतलब 10% या फिर उससे ज्यादा, नॉट लेस देन 10% से कम नहीं, इससे ज्यादा, तो तुम बन जाते हो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो क्या होता है ना, कभी काफी कबार क्या हो जाता है ना कि कोई इंसान क्या होता है कंपनी को चीट करने के लिए ना, वो क्या करते हैं कि वो बहुत ज्यादा शेयर हेल्ड करके रख देते हैं और किसी दूसरे का नाम जो है मेंबर के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका दूसरे का नाम रख देते हैं और खुद जो है ना छुप छुप के रहते हैं। इसलिए कंपनी लॉ ने ये डिकोड किया, तब वो लोग निकाल के लाए सेक्शन 91 जिसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। इसका अलग से रजिस्टर होता है, ठीक है, बेनिफिशियल ओनर का अलग से रजिस्टर, इसका अलग से रजिस्टर होगा, ठीक। अब जो होल्डर है, जो भी हेल्ड कर रहा है, वो तो इंसान हो सकता है, कंपनी हो सकता है, ज्वाइंटली हो सकता है, सिंगली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। देखो, और जो कंपनी में सिर्फ वोटिंग राइट है जिसमें शेयर्स नहीं है, तो उसने 10% से ज्यादा वोटिंग राइट हेल्ड करके रखे हो। जिस कंपनी से कोई भी इंसान 10% से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड उठा रहा हो, इनडायरेक्टली होल्ड कर रहे हो अकेले या फिर टोटल विथ एनी डायरेक्ट होल्डिंग के साथ, ठीक है। तो मतलब ये इंसान जो कंपनी से जितना भी डिविडेंड निकलता है उसमें से 10% डिविडेंड यही हेल्ड करके रखता है, मतलब 10% डिविडेंड इसी को मिलता है, तो वो भी बन जाता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। हैज राइट टू रिसीव और पार्टिसिपेट इज नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड, बस इतना याद रखना। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर पे सिर्फ शेयर या फिर वोटिंग राइट नहीं देखा जा रहा है,
यहाँ पे 10% का डिविडेंड तुमको मिल रहा है कि नहीं कंपनी से, वो भी देखा जा रहा है। 10% का तुम्हारा वोटिंग राइट है कि नहीं, वो देखा जा रहा है। 10% का तुमने शेयर हेल्ड करके रखा नहीं, वो देखा जा रहा है। जिस कंपनी में शेयर है उस कंपनी में शेयर देखा जाएगा। जिस कंपनी में शेयर नहीं है, सिर्फ वोटिंग है, जैसे कि कंपनी लिमिटेड बाय, एक तो होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होता है अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जहां पे सिर्फ वोट होता है। तो वहां पे गारंटी वाले कंपनी में 10% का वोट तुमने हेल्ड करके रखा है, पावर है तुम्हारे पास। या फिर तुम वो इंसान हो जो 10% का टोटल कंपनी से डिविडेंड लेता हो, ठीक है। कंपनी का जो टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसका 10%, याद रखना, छोटा मोटा नंबर नहीं है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल करता हो कंपनी के ऊपर, हैज अ राइट टू एक्सरसाइज और एक्चुअली एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल इन एनी मैनर, ठीक है। या तो शेयर हेल्ड नहीं कर रहा हो लेकिन इन्फ्लुएंस तो है भैया उसका, ठीक है। अच्छा, बस इतना याद रखो, यहाँ पे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रस्ट वस्ट ये हम लोगों ने कर रखे है, सिग्निफिकेंट ये हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। सीधा इधर आ जाओ, ये एग्जाम्पल्स है, इसको घर में बैठ के रीड करना, और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ पे एक एक तुमको करा देता हूं मैं। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का डिक्लेरेशन, जैसे तुमने देखा है MGT4, MGT4, MGT5, MGT6, ठीक है। जिस जो मेंबर का नाम रजिस्टर में लिखा हो, जो बेनिफिशियल ओनर हो और जो कंपनी हो, इनको फाइल करना होता है ये सारा चीज। अब सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर में फाइल करना होता है BEN1, ठीक है। और इनको फाइल करना होता है BEN1 एवरी SBO, मतलब सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, उसको फाइल करना होता है डिक्लेरेशन द फॉर्म BEN1 विथ रिपोर्टिंग टू कंपनी विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट, ठीक है। अच्छा, ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग कंपनी अपॉन रिसीविंग एन SBO डिक्लेरेशन BEN1 और चेंजेस, अगर तुम्हारे शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस है वो भी तुमको रिपोर्ट करोगे BEN1 में 30 डेज के अंदर। तुम एक बार बन चुके हो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, अब तुमको एक बार फाइल करना होगा BEN1, और उसके बाद तुम्हारे ओनरशिप में कोई भी चेंजेस अगर हो तब भी तुमको BEN1 फाइल करना होता है। टाइम लिमिट है यहाँ पे 30 डेज, और पहला फाइलिंग होता है 90 डेज का। जो तुम सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बने हो उस वक्त तुम फाइल करोगे 90 डेज का, और बाकी जो है चेंजेस अगर है तो 30 डेज का चेंजेस जो है तुम फाइलिंग करोगे 30 डेज के अंदर अंदर। और कंपनी क्या करेगा, फाइल करेगा BEN2, रजिस्ट्रार को भेजेगा 30 डेज में। नॉन रिपोर्टिंग का कॉन्सिक्वेंसेस देख लो। इफ ए पर्सन फेल्स टू गिव रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन BEN4 विद इन टाइम, BEN4 का कौन सा है, ये वाला BEN4 है। नोटिस टू सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, द इंडिविजुअल सेल्फ डिक्लेरेशन BEN1 of company obligation to seek information are separate. Company's duty to identify every reporting company must take necessary steps to identify if there is any SBO, अगर SBO है कि नहीं। If found, it must cause the individual to file form BEN1. Notice to member, if the reporting company has member holding 10% or more of the participating interest, obviously, या डिविडेंड हो, वोटिंग राइट हो, या फिर शेयर्स हो, इट मस्ट गिव नोटिस टू सच मेंबर्स सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल इन BEN4। मतलब ये होता है ना, देखो, अब तुमने सामने से आके अगर BEN1 फाइल किया तो ठीक है, कौन फाइल करेगा, SBO, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, ठीक। अच्छा, कंपनी का ड्यूटी की है क्या है, कंपनी भी फाइल करेगा, कंपनी फाइल करेगा BEN2, किसको फाइल करेगा, कंपनी फाइल करेगा रजिस्ट्रार को। और अगर पकड़ लो SBA सामने से आके नहीं बता रहा है तुमको कि मैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हूं, और कंपनी को पता चला कि भैया एक सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर जो है छुप के बैठा है, उसको कंपनी क्या करेगा, नोटिस भेजेगा। इट मस्ट गिव ए नोटिस टू सच मेंबर सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल SBO, कौन से फॉर्म में, BEN4 में। BEN4 में वो बोलेगा कि बता भाई तेरा क्या दिक्कत है, तूने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, और तूने हमको बताया क्यों नहीं। अब देखो, पर्सन अगर फेल हो गया टू गिव रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन BEN4 विद इन टाइम, और द इन्फॉर्मेशन इज अनसेटिस्फैक्टरी, द रिपोर्टिंग कंपनी में अप्लाई टू ट्रिब्यूनल विद इन 15 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ BEN4 पीरियड। BEN4 भेजेगा, बोलेगा तेरा सब डिटेल भेज, मेरे को पता लगा कि तू एक सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, और वो रिपोर्ट नहीं भेज रहा तो सीधा चला जाएगा कंपनी NCLT के पास,
ये कब से चला जाएगा? जिस दिन से उसने BN4 भेजा उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो चला जाएगा NCLT के पास। ठीक, अगर NCLT के पास पावर क्या है? द ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर द शेयर्स इन क्वेश्चन बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग, ट्रांसफर किया जा सकता है उसका इंटरेस्ट, ट्रिब्यूनल ये सारे ऑर्डर देगा। सस्पेंड कर सकता है उसका डिविडेंड, सस्पेंशन ऑफ वोटिंग राइट, एनी अदर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है जो ट्रिब्यूनल को सही लगे। बस ये याद रखो बस तुम, ठीक है। अच्छा अच्छा, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर जो होगा वो होगा फॉर्म BN3। ठीक है, BN3 होगा, याद रखना दोस्तों। BN देखो, BEN देखो मैं फिर से बता देता हूँ, BEN 1 2 3 4। 3 है रजिस्टर, 4 है इंफॉर्मेशन मांगने के लिए कंपनी भेजता है, इन्फो मांगने के लिए मेंबर को, क्योंकि मेंबर ने खुद सामने से नहीं आया। BN1 में मेंबर सामने से आता है। BN2 में जैसे कंपनी को पता लगता है कि ऐसा मेंबर है तो कंपनी जो है ROC को बता देता है कि ऐसा ऐसा मेंबर है। तो ये 4 फॉर्म तुमको याद रखना, BN1 BN2 BN3 BN4। ठीक, रजिस्टर BN3 में है, याद रखना इस चीज को। क्या लिखा होगा? जो नॉर्मल रजिस्टर में लिखा होता है वो सारा कुछ लिखा होगा, अपने आप लिख देना, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, पेनल्टी रीड कर लेना। फिर इधर आ जाओ, राइट्स ऑफ मेंबर रीड करना घर पे। देखो राइट्स ऑफ मेंबर क्या होता है, एज ए मेंबर तुम्हारा क्या राइट है भाई? सिंपल चीज है, तुमको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए कंपनी से, तुम मांग सकते हो कंपनी से। ठीक है, इंस्पेक्ट कर सकते हो कंपनी के रजिस्टर्स को, कॉपीज मांग सकते हो उनका, तुम अटेंड कर सकते हो मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग। ठीक है, अदर राइट जैसे तुम ट्रांसफर कर सकते हो शेयर, रेजिस्ट कर सकते हो इंक्रीज इन लाइबिलिटी विदाउट रिटन कंसेंट, डिविडेंड जब डिक्लेयर होगा तब तुम रिसीव कर सकते हो, राइट टू हैव शेयर्स ऑफर्ड, मतलब राइट इशू में तुमको शेयर मिल सकता है। ठीक है, तुम अपॉइंट कर सकते हो डायरेक्टर्स, क्योंकि तुम वोटिंग वगैरह करोगे ना वहां पे। सरप्लस एसेट ऑन वाइंडिंग अप, टू शेयर सरप्लस एसेट, कंपनी बंद हो रहा है तो तुमको अगर एसेट ज्यादा बच गया तो तुमको भी अपना हिस्सा मिलेगा वहां से। राइट टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल, अगर ट्रिब्यूनल के पास किसी भी कारणवश जाना है तो तुम जा सकते हो। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स क्या होता है तो ये तुमको एक्सप्लेन कर दूं मैं। देखो, जब भी वोटिंग होता है तो कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो यस कहते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स कहते हैं जो नो कहते हैं। यस अगर पकड़ लो ज्यादा है तो वोट पास हो जाता है, लेकिन तुमको पता है कि कोई ना कोई गलत चीज हो रहा है, तुम नो वाले कैटेगरी में हो, ठीक, तो तुम सीधा जा सकते हो ट्रिब्यूनल पे। राइट ऑफ इनका डिसेंटिंग शेयर होल्डर टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल, डिसेंटिंग मतलब जो ना कहते हैं, जो ना कहते हैं, जो नो कहते हैं, जिसने नो परमिशन नहीं दिया लेकिन फिर भी कंपनी ने पास करवा दिया, तो तुम ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। ठीक है, ट्रिब्यूनल सुनेगा। नॉमिनेशन, अपना खुद का नॉमिनेशन दे सकते हो कि तुमको किसको बिठाना है एज अ डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर में भी आता है ये वाला चीज। राइट टू फाइल सूट फॉर मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मिशन ऑफ ओमिशन इन प्रोस्पेक्टस वगैरह वगैरह। अच्छा, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट जो है ना, ये तुमको ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के चैप्टर में कराऊंगा मैं, यहां से नहीं कराने वाला। ठीक है, तो इस टॉपिक को इसको छोड़ दो। वोटिंग राइट रहता है हर मेंबर के, सबको पता है। देखो एक चीज मैं तुमको यहाँ पे बता देता हूँ, तुमको सिर्फ याद रखना है। देखो, अगर इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड कोई भी मैटर डिस्कस हो रहा है तो सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के मैटर पे इनको अगर इफेक्ट करने वाला कोई भी अगर डिस्कशन हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, तो वहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जरूर होना चाहिए, इनका वो अधिकार है। ठीक है, अगर कोई भी तुम मीटिंग कर रहे हो जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट जो है वो इफेक्ट हो रहा है, तो उन सारे मीटिंग पे तुमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाना होगा बाय डिफॉल्ट, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, लिखा है ऑर्डिनरी वोट्स ओनली ऑन मैटर्स डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट्स। फिर आता है टॉपिक शेयर होल्डर डेमोक्रेसी। शेयर होल्डर डेमोक्रेसी में कुछ नहीं है, शेयर होल्डर डेमोक्रेसी सिर्फ तुमको एग्जामिनेशन में लिखना होता है। शेयर होल्डर का रूल होता है, इट इज अबाउट देयर राइट टू स्पीक, कॉन्ग्रीगेट, कम्युनिकेट, नोन एज एंड नो अबाउट कंपनी अफेयर्स।
तो कंपनी अफेयर्स में इंडल्ज होना ये उनका अधिकार है। तो ये है शेयर होल्डर डेमोक्रेसी। रीड करना घर पे ये वाला चीज, ठीक है। अच्छा, फिर आता है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स का राइट। देखो, नॉर्मली तुमको पता है कि एक शेयर पे एक वोटिंग राइट मिलता है, वोटिंग राइट, ठीक है। अब कभी कभार कंपनी ऐसे भी शेयर इशू करते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है। देखो मैं ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट यहाँ पे बताया कि नहीं। डिफरेंशियल वोटिंग राइट अभी तक एक्सप्लेनेशन में आया नहीं है, ठीक है। जैसे आ जाएगा तो मैं करा दूंगा भाई, ये सब नेसेसरी नहीं है। अच्छा, शेयर होल्डर डेमोक्रेसी बता दिया मैंने। इसमें डीवीआर छोड़ दो, डीवीआर बाद में करेंगे, जिस दिन आ जाएगा उस दिन करेंगे डीवीआर का। अच्छा, क्लास राइट, इसका मतलब ये होता है कि हर क्लास का एक अपना राइट होता है। जैसे कि तुम पकड़ लो, इक्विटी शेयर होल्डर का अलग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अलग राइट होता है, वेरिएशन शेयर होल्डर राइट। अगर किसी भी शेयर होल्डर, अगर किसी भी शेयर होल्डर जो है उसके राइट को तुम अफेक्ट कर रहे हो, उसके राइट को चेंज करने के बारे में बात कर रहे हो, इसको पहले कुछ राइट मिलता था, अब तुम सोच रहे हो कि नहीं इसका राइट चेंज कर देंगे हम लोग, तो इनको बुलाना होगा मीटिंग में, ठीक है। कंडीशन ऑफ वेरिएशन, इफ अ कंपनी हैज डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स जैसे कि इक्विटी, प्रेफरेंस, द राइट अटैच टू सच क्लासेस कैन बी वेरीड ओनली, वेरीड मतलब चेंज कर सकते हो, ओनली इफ कंसेंट इन राइटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। अब तुमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट चेंज करना है तो तुमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर से परमिशन लेना होगा। कैसे परमिशन लोगे, कैसे परमिशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके परमिशन लेना होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एंड तुम्हारे एमओएन आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए कि तुम्हारा ऐसा जो बीच में तुम किसी भी शेयर होल्डर के राइट को चेंज करना चाहते हो। देखो, कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर राइट की तो चेंज नहीं करोगे, तुम पूरे पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर के राइट को चेंज करोगे। इसको अलाउड होना चाहिए, तुम्हारे आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए कि अलाउड है, अगर प्रोहिबिट है तो तुम चेंज नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देख रखा है, कुछ नहीं है, बच्चा वाला चीज है, ठीक है। एक होता है वेटो पावर, वेटो पावर पढ़ लो एग्जामिनेशन में बाई चांस आ जाए तो। एक होता है वेटो पावर, एक होता है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट तब होता है ना जब, कास्टिंग वोट क्या होता है, कास्टिंग वोट वो होता है जब कोई भी तुम रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, कंपनी का कोई भी रेजोल्यूशन पास हो रहा है, फॉर एग्जांपल सोच लो कंपनी का कोई भी रेजोल्यूशन पास हो रहा है, इस रेजोल्यूशन पे 50% यस बोल दिया और 50% नो बोल दिया। अब तो यहाँ पे डेड मतलब एक ऐसे ब्रेक इवन पॉइंट पे आके खड़े हो, यहाँ पर ना इस तरफ जा पा रहे हो ना उस तरफ, तो रेजोल्यूशन को पास कैसे करेंगे। तो वहां पे एक राइट निकलता है कास्टिंग वोट का, कास्टिंग वोट का एक राइट मिलता है चेयरमैन को, कंपनी का जो चेयरमैन है वो। तो चेयरमैन जो है यहाँ पे राइट देके इस ब्रेक इवन पॉइंट को तोड़ सकता है, या तो वो नो की तरफ देगा या तो येस की तरफ देगा, ये होता है कास्टिंग वोट का राइट। दूसरा होता है वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर मतलब एक ऑटोमेटिक पावर होता है किसी भी ऑनगोइंग प्रोसेस को रोकने के लिए, ठीक है। इट इज अबाउट ब्लॉकिंग एन एक्शन। चाहे तुम मेजोरिटी वोट आ भी जाए लेकिन फिर भी एक वीटो पावर रहता है किसी भी एक्शन को रोकने के लिए, ठीक है। अच्छा, द राइट टू प्रिवेंट अ डिसीजन रिगार्डलेस ऑफ मेजोरिटी, इट्स अबाउट ब्लॉकिंग एक्शन। कोई भी चीज हो रहा है उसको ब्लॉक करना। देखो इसको पढ़ो, ये वेटो पावर क्यों दिया जाता है, ग्रांटेड टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। नॉर्मली ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को पावर दिया जाता है, क्यों, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट फ्रॉम बीइंग ओवररिडन बाय मेजॉरिटी। अब जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, पकड़ ले कंपनी में टोटल है 50 शेयर होल्डर, 50 शेयर होल्डर में 10 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो मेजोरिटी शेयर होल्ड करके बैठे हैं, जो 60% शेयर होल्ड करके बैठे हैं। तो ये 10%, तो ये जो 10 शेयर होल्डर है, ये तो जो मन में आ जाए वो करेंगे, क्योंकि वो लोग 60% शेयर होल्डिंग करके बैठे हैं कंपनी का। तो माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स है, बाकी जो 40 शेयर होल्डर है, उनका तो कोई बात सुना ही नहीं देगा, कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि जब भी वोटिंग होगा मेजोरिटी वाले ही जीतेंगे, है ना। क्योंकि ये 10 आदमी है जो पूरा कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। तो वहां पे काम आता है वीटो पावर का। जब तुमको लगे कि यार नहीं ये बहुत गलत हो जाएगा हमारे साथ, तब तुम वीटो पावर यूज कर सकते हो। कौन किसके लिए, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए, याद रखना, ठीक है। अच्छा, इतना याद रखो, बस खत्म। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। कोई भी डाउट अगर है तो ज़रूर 24 आवर्स पूछ लेना,
कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारे डाउट्स के रिप्लाई मैं कर दूंगा। जितना मैंने कराया ना दोस्तों उतना करो, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है। टेस्ट वाले पेपर्स तो मैं तुमको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो टेस्ट भी देते रहना इन सारे चैप्टर्स का, तो बहुत फायदा होगा तुमको। तुम राइटिंग जितना करोगे उतना तुमको याद आएगा। जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बताया ना उसको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।